हेलो एवरीवन। एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़ में, जिसमें हम अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 7 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकंड। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है ऑन इक्वालिटी। हमने क्लास 6 की बुक में डेमोक्रेसी के बारे में पहले भी पढ़ा है, जिसके कुछ की फीचर्स और की एलिमेंट्स हमने जाने हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ की फीचर्स ये होते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों की भागीदारी गवर्नमेंट में किस तरीके से होती है ये और कैसे सुनिश्चित होती है लोगों की भागीदारी, वोट देकर। जैसे आप मान लीजिए लोकसभा के चुनाव जिनमें हम सभी वोट देते हैं, किसी भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव उसमें हम वोट देते हैं, और भी कई सारे इलेक्शंस होते हैं जिनमें हम वोट देके अपने लीडर को या अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, जिसको हम अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही समझते हैं। और कुछ वोटिंग सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनके द्वारा और भी लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। तो पहला फीचर था पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। दूसरा है रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी जो भी कन्फ्लिक्ट है उसका रिजोल्यूशन मिलना। तीसरा है इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वालिटी के बारे में, जो डेमोक्रेसी का एक की फीचर है। इक्वालिटी डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती है सारे एस्पेक्ट से। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इक्वालिटी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और कैसे सब लोग इंडिया में इक्वल होते हुए भी हर तरीके से इक्वल नहीं है। और इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे कांता की स्टोरी के साथ। यहाँ पे एक लेडी की स्टोरी डिस्कस की गई है, जिसकी वजह से हम इन सारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स फेस करता है इंसान, उन सारी प्रॉब्लम्स को जानेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि क्या कहते हैं, इस स्टोरी का मेन मकसद है कि हम सारे लोगों की चीज़ों को समझें कि कैसे हमारी सोसाइटी में आज भी इनइक्वालिटी है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते पूरी तरीके से इक्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वोटिंग चल रही है और कांता जो है वो अपना वोट कास्ट करने गई है और एक क्यू में खड़ी है। तो उस क्यू में कांता क्या है, कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है और उस क्यू में अलग अलग तरीके के लोग हैं। कोई आर्टिसन है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई अनएम्प्लॉयड इंसान है और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो अलग अलग तरीके के लोग खड़े हैं और यहाँ पे रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते इक्वल राइट दिया गया है हर किसी को वोट देने का, जो इस कंट्री में 18 प्लस है उन सारे इंसानों को। जैसे कांता एक क्यू में खड़ी है अपने वोट को कास्ट करने के लिए, और वो वहाँ पे नोटिस करती है वो सारे फैमिलियर फेसेस जिनके यहाँ वो काम करती हैं और उनके आसपास के लोगों को। वो काम करती हैं अशोक जैन के यहाँ, वो भी उस लाइन में खड़े हैं, और उनके नेबर छोटे लाल वो भी उस लाइन में खड़े हैं। और इंडिया में जितने भी एडल्ट हैं, यानी जो 18 प्लस हैं, रिगार्डलेस चाहे वो किसी रिलीजन से बिलोंग करते हों, उनकी एजुकेशन कुछ भी हो, वो किसी भी कास्ट के हों, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, और वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, उन सारे लोगों को वोट देने का राइट है। और ये राइट मिलता है हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बिहाफ पे, जो की प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर करता है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं उन सभी को वोट देने का हक मिले, जो इक्वालिटी को एम्फसाइज करे। और कांता जब एक ही लाइन में सबको खड़ा देखती है तो वो बहुत खुद को एम्पावर फील करती है और उसको लगता है कि हम सभी इक्वल हैं। लेकिन उसकी जो डेली लाइफ स्ट्रगल है वो बिल्कुल भी इक्वालिटी को नहीं दर्शाती।
और जो भी उसकी डेली लाइफ में जो भी परेशानियाँ वो रोज़-रोज़ झेलती रहती है, वो इस इक्वालिटी की बात पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि क्या हम वाक़ई इक्वल हैं? क्योंकि कांता एक डोमेस्टिक वर्कर थी, तो वो एक स्लम एरिया में रहती है, झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। आप सभी ने देखा होगा कि किसी छोटे-छोटे टाउन्स में अगर किसी कस्बे में या चौल में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे फिर भी जगह होती है, लेकिन स्लम एरिया बहुत ही कंजस्टेड होता है। वहाँ पे लोग कूड़ा अपने ही घर के बाहर डाल देते हैं, पुअर सैनिटेशन होती है, पानी वक़्त पे नहीं आता। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 का जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रीट के पास गंदगी है, जगह-जगह पे गंदगी है, इन सारी चीज़ों को तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं स्लम एरिया में। और वो अपने काम से एक भी दिन छुट्टी लेना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, वरना उसकी जो सैलरी है उसमें से पैसे कट जाएँगे। और वो बात करती हुई आती है एक लेडी से कि उसकी डॉटर बीमार है और उसकी डॉटर को दिखाने के लिए उसे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि वो एक डोमेस्टिक वर्कर है और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि उसके पैसे कटें। वो पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है और वो देखती है कि वो खुद को कहाँ पाती है, एक लंबी-सी लाइन में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। और वहाँ पे सिर्फ़ एक ही तरह के लोग खड़े हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। तब वो ये सारी जो कंडीशंस हैं सोसाइटी में, वो जब इन सारी कंडीशंस को देखती है, तो वो खुद को बिल्कुल भी इक्वल नहीं पाती। लेकिन जब वो वोटिंग लाइन में खड़ी थी, वोट देने जा रही थी, तो उसे लगा कि हम सब इक्वल हैं। लेकिन जो ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे पुअर बैकग्राउंड से होने की वजह से, लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। अगर इन पे पैसा होता है या इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती, तो ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके डायरेक्टली दिखा सकती थी बिना किसी इंतज़ार के। ये अपने काम से भी छुट्टी ले सकती थी और हो सकता है इन्हें काम करने की भी ज़रूरत ना हो। लेकिन फ़िलहाल ये काम कर रही हैं तो और एक पुअर बैकग्राउंड से आती हैं, तो ये छुट्टी भी नहीं ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि किस तरीके की इनइक्वालिटी आज भी सोसाइटी में है और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको आसानी से रिज़ॉल्व नहीं किया जा सकता। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सिग्निफिकेंट इशू है हमारे इंडिया में। ये इर्रिलेवेंट हो चुका है सिटीज़ में, लेकिन आज भी जो क्या कहते हैं रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको माना जाता है क्योंकि ये डीपली इनग्रेन्ड है। लेकिन अगर अगर आप देखेंगे तो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइज़मेंट वो एडवर्टाइज़मेंट होते हैं जो शादी-ब्याह के लिए दिए जाते हैं। लोग उसमें प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हमें इस कास्ट का इंसान चाहिए, वो इतना एजुकेटेड होना चाहिए और उसका ये प्रोफ़ेशन होना चाहिए। इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट लोग बनाते हैं और आज भी इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन, प्रोफ़ेशन और कास्ट के बेसिस पे की जाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित राइटर थे, उन्होंने शेयर किया है अपनी इस किताब जूठन, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सब कुछ शेयर किया है अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस जो कि इंसान कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने झेला, डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल उन्होंने झेला और अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है झूठन। लिखी किसके द्वारा गई है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनको अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, उनको बिना किसी रीज़न के मारा जाता था और उनको ये ऑर्डर किया जाता था कि वो वहाँ की स्कूल की साफ़-सफ़ाई करें, प्लेग्राउंड को साफ़ करें और बाकी बच्चे क्लास में बैठ के उस वक़्त पढ़ रहे होते थे। और उनकी गलती क्या थी कि वो एक दलित थे और एक नीची मानी जाने वाली सो कॉल्ड दलित क्लास से आते थे। क्योंकि हम तय नहीं कर सकते कि कौन-सी कास्ट अपर है और कौन-सी लोअर। लेकिन जो भी मान्यता उस वक़्त सोसाइटी में थी, उसके हिसाब से उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। फाइनली उनके फ़ादर ने इस सारी चीज़ों को देखा और ये सारी चीज़ों के लिए वो लड़े कि उनके जो सन हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सोसाइटी में आज भी इन सारी चीज़ों ने जगह बना के रखी हुई है क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं और वो धीरे-धीरे ही जाएँगी। हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन में हमने देखा एक मेजर इशू मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं
लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं रेंट पे एक अपार्टमेंट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी एक मुस्लिम आइडेंटिटी है और लैंडलॉर्ड उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसलिए रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम सिर्फ वेजिटेरियंस को ही अपना घर किराए पे देते हैं और आप लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते होंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम आपको अपना घर किराए पे दें और हमारे आसपास नॉन वेज फूड बने। तो एक प्रॉपर्टी डीलर जो उनको सजेस्ट करता है कि आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम बदल दीजिए। तो इसलिए आप ज़्यादा सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो जाएंगे और आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से बदल के मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए, जिसकी वजह से को आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकेंगे और आपको घर ढूंढने में मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अंसारी जो है, मिस्टर अंसारी, वो इस बात से रिफ्यूज़ कर देते हैं और वो नाम नहीं चेंज करते और धीरे धीरे 1 महीने के अंदर उनको एक लैंड लेडी मिल जाती है और अपना घर उन्हें किराए पे दे देती है। बेसिकली हमें इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग बेसिस पे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इक्वालिटी होने के बावजूद भी। कुछ मामलों में आज भी हमें इक्वल राइट्स हैं, जैसे वोटिंग के हो गए, इन सारी चीज़ों के हो गए। लेकिन कुछ मामलों में आज भी लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। रादर उनकी कास्ट क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके फाइनेंशियल टर्म्स क्या हैं, इन सारे बेसिस पे होता है ये सब कुछ। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो हमारा इक्वल वोटिंग राइट देती है, लेकिन फिर भी आज भी जो ट्रू इक्वालिटी है वो सोसाइटी में बहुत दूर है कि रियलिटी में ट्रू इक्वालिटी हमें किस तरीके से अचीव करनी चाहिए। आज भी लोग डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, किस बेसिस पे? अपनी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, और ये सारी चीज़ लोगों को अफेक्ट करती हैं। कभी कभी उनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हाउसिंग में, और जो भी उनके बेसिक राइट्स हैं उनसे दूर रखा जाता है इन सारे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि आप इस कास्ट के इंसान हैं तो आप किसी भी कुएं से पानी नहीं भर सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, इस सारी चीज़ों से। और ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं, ये हर धर्म में, कई सारे देशों में लगातार ऐसी चीज़ें एज अ प्रैक्टिस अपनाई गई थी और ये आज भी हमारी सोसाइटी में है। तो ये फाइट होती है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए और ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है जिसको हमें बहुत लंबे समय तक लड़ना होगा ताकि हमारी सोसाइटी में से इनइक्वालिटी की भावना निकल जाए, ताकि लोगों को अपनी आइडेंटिटी और अपनी डिग्निटी रिकॉग्नाइज हो और उनको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। रिकॉग्निशन ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी क्या है और कैसे इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे? कास्ट, रिलीजन, क्लास, बैकग्राउंड और जेंडर। जैसे हम सभी ने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की चाहे ऑटोबायोग्राफी हो जूठन, या फिर मिस्टर और मिसेस अंसारी हैं जिनको उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे उनको घर नहीं मिल रहा था और ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस तरीके से दलित होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। जैसे कास्ट है, रिलीजन है, क्लास बैकग्राउंड है, और लोग कैसे सोसाइटी इनको अनइक्वल ट्रीट करती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को फोर्स किया गया था कि आप स्कूल की साफ सफाई करो, क्योंकि वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे और ये इनकी डिग्निटी को वायलेट करने के लिए किया गया था। उनको उनके क्लासमेट्स और टीचर्स अनइक्वल तरीके से ट्रीट करते थे, उनको इन्फीरियर समझते थे। लेकिन उनके फादर ने इन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट किया और कहा कि ये सब कुछ इनजस्टिस है। मिस्टर अंसारी, जिन्होंने एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को झेला, उनके लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको अपार्टमेंट नहीं देंगे क्योंकि आप एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। और उन्होंने जो सजेशन दिया था एक ब्रोकर ने, प्रॉपर्टी डीलर ने, कि आप अपने नाम को बदल लीजिए, तो ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी कि नाम बदल के क्यों लें हम। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने झेली। ये डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या अंसारी हो, उन लोगों को अनफेयरली ट्रीट किया गया
और इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता। हर इंसान डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इक्वालिटी हमारी इस सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी हर इंसान से मिल के बनी है। कोई एक इंसान या कोई एक कम्युनिटी या फिर कोई भी एक इंसान के बेसिस पे सोसाइटी नहीं बन सकती। जैसे अगर हम ये माने कि हम कोई एक कम्युनिटी बना लेते हैं, तो कम्युनिटी में अगर एक ही जात के, एक ही तरह के लोग होंगे, तो उसमें भी कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटस पे आ जाएगा, फिर और भी अलग-अलग चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन की भावना हमें अपने मन से ही निकालनी है। हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके एक सोसाइटी नहीं बना सकते। सोसाइटी के लिए हर कम्युनिटी और हर तबका बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ये दीवार फ़िल्म आप सभी ने सुनी होगी, इसका एक बहुत फ़ेमस डायलॉग है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया था। और इस बच्चे जो बड़ा होके अमिताभ बच्चन बनता है, इसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पे बात आ जाती है, क्योंकि ये लोग जो अपने शू पॉलिश कराते हैं इससे, ये सिक्के उठा के फेंक के देते हैं, और हम किसी भी इंसान को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी होती है और वो भी इक्वल राइट्स और इक्वालिटी डिज़र्व करता है सोसाइटी में। इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी और इंडियन डेमोक्रेसी। जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो सभी इक्वल हैं, रिगार्डलेस चाहे उनका कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ट्राइब हो, उनको एजुकेशन और कोई भी एजुकेशन हो उनकी, और उनका कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उनको किसी भी बेसिक राइट से रोका नहीं जाएगा। जेंडर के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो ये डिफ़ाइन कर लिया जाता है कि आप लड़की हैं तो ये काम करेंगे और आप लड़के हैं तो ये काम करेंगे। जैसे पर्टिकुलर नॉर्म्स अगर देखे जाएँ, तो लड़कियों के लिए पर्टिकुलर एक बात कही जाती है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, और लड़कों को अगर कोई बात कही जाए कि पैसा कमाना लड़कों का काम है, या फिर कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? ये पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप है। रो तो हर इंसान सकता है, क्योंकि टीयर ग्लैंड तो हर इंसान के पास होते हैं, तो उसमें कोई लड़की या लड़का नहीं होता। अब बहुत हद तक ये सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक भी हो रहे हैं, लेकिन हम अपने चैप्टर पे ही कंसिडर करेंगे कि हमारा चैप्टर क्या कहता है। लोग कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कि जैसे अभी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि वाला देखा, रिलीजन में हमने अंसारी का देखा, ट्राइब्स की चीज़ों को भी हमने देखा। इस तरीके से जो इनइक्वालिटी है वो आज भी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, लेकिन कुछ लीगल प्रोविजंस इंश्योर किए गए हैं जिससे की वजह से हमारी डिग्निटी और फेयरनेस बनी रहे हम सभी लोगों के लिए। तो कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के पहले ही हर इंसान को इक्वालिटी मिलती है, यानी कि सेम लॉ अप्लाई किया जाएगा हर उस इंसान पे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कोई डोमेस्टिक वर्कर, उसको बेसिक रूल्स के अंडर सेम लॉ हर इंसान पे अप्लाई किया जाएगा। किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर के बेसिस पे। हर इंसान को इक्वल एक्सेस दिया जाएगा पब्लिक प्लेस में आने जाने का, और वहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सभी का, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हों, वेल्स हों या रोड्स हों। अगर आप रीसेंट मामला देखें डिस्क्रिमिनेशन का, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्लेग्राउंड या किसी भी पब्लिक प्लेस होटल के बारे में बात की, तो आप बहुत सारे 5 स्टार्स या उनसे भी महंगे किसी होटल में बहुत ही रेप्यूटेड हो, तो आप अपनी मान लीजिए जैसे कि आप सूट बूट में नहीं जाते या बहुत ही लग्जूरियस कपड़ों में नहीं जाते, बहुत ही सिंपल अपने धोती कुर्ता या इस टाइप तरीके के कपड़ों में जाते हैं, तो आपको रोक लिया जाता है कि ये जो आपका अटायर है ये हमारे जो होटल हैं या फिर हमारे जो मॉल है उनके हिसाब से सूट नहीं करते हैं। जैसे आपने बैंगलोर में भी इस तरीके के केस को कई बार देखा होगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है उसको बिल्कुल से ही रोक देना, उसका अबॉलिशन करना, जिससे कि सोशल एक्सक्लूजन से प्रिवेंट किया जाए, सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए।
गवर्नमेंट इक्वालिटी को इन्फोर्स करने के लिए बहुत सारे लॉस और प्रोग्राम्स को चला रही है और सपोर्ट कर रही है उन सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को जो डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ किया गया उन सभी को। ये सारे लॉ प्रोटेक्ट करते हैं उनके सारे बेसिक राइट्स को। ये सारी स्कीम चलाई जाती हैं ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो और किसी भी डिसएडवांटेज ग्रुप को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। जो लोग मतलब कि वंचित हैं, मतलब कि आप इस जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी, इस तरह का कोई भी भेदभाव किसी में ना हो। मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो भी बच्चे हैं या जो दलित परिवार हैं या आप ये कह सकते हैं जो भी कमज़ोर परिवार के लोग हैं, जो अपने बच्चों की जो फ़ीस है उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर सोचते थे कि एजुकेशन से क्या होगा। तो ये मिड डे मील की शुरुआत इसलिए की गई कि बच्चे आएँ और उनको पहली बात तो उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो उनके डाइट से गायब थी वो उनका पूरा हो और बच्चे स्कूल आएँ जिसकी वजह से वो पढ़ लिख सकें। तो मिड डे मील के ज़रिए जो स्कूल्स हैं वो कुक्ड मील प्रोवाइड करते हैं सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को, जिससे कि स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ता है, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ती है और बच्चों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बढ़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मैंडेट कर दिया था, यानी कि ज़रूरी और आवश्यक कर दिया था कि नेशन वाइड इसको 2001 में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और हर बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील के लिए शामिल किया गया। इस मिड डे मील के पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, जैसे कि इंक्रीज़ कर दिया स्कूल में जो अटेंडेंस थी बच्चों की वो इंक्रीज़ हो गई और जो पुअर चिल्ड्रन थे, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, वो भी स्पेशली आने लगे स्कूल में, अपने बच्चे उनके यहाँ भेजने लगे, जिससे वो पढ़ाई कर सकें और उन्हें खाना मिल सके, उनके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कंप्लीट हो सकें। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी रिड्यूस किया। कैसे? क्योंकि जो ऑल बैकग्राउंड के लोग थे, जितने भी लोग थे, वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी दलित वुमेंस के लिए वो भी उनको मिली। वो खाना पकाती थी, प्रमोशन करती थी और ये सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। वो अब मान लीजिए कोई इंसान एक अपने आप को अपर कास्ट मानता है, कोई किसी को दलित कास्ट मानता है, वो सारे लोग एक संग बैठ के खाना खा रहे हैं और कोई भी इंसान खाना पका सकता है, कोई किसी के भी हाथ का छुआ हुआ खाना खा सकता है। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है। इन सारे इनिशिएटिव्स के साथ इनइक्वालिटी आज भी परसिस्ट करती है हमारे स्कूलों में। जो स्कूल अटेंडेड जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो आज भी कम हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्स और फैसिलिटीज़ और लोगों के मुकाबले उन्हें कम मिलती है, वेल्दियर स्टूडेंट के मुकाबले। और आज भी कई सारे दलित स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू फेस करते हैं इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में। सिमिलर टू ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस, सोसाइटियल एटीट्यूड चेंज स्लोली और सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे ही चेंज होगा। और ये जो ट्रू इक्वालिटी है इसको अचीव करने में कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। यहीं पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा था, उन्होंने ये लिखा है कि इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत डिस्ग्रेसफुल है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पे जिएं और सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी फैक्टर है हम सभी की लाइफ का। विदाउट इट मैन इज़ फायर, यानी कि इसके बिना इंसान कुछ भी नहीं है। उनका ये मानना था कि हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही उनको स्ट्रगल करने की हिम्मत देती है, कॉन्फिडेंस देती है और उनको सोसाइटी में रिकॉग्निशन दिलाती है। और उनका ये भी मानना था कि वो इंसान पहले ही मर चुका है जो किसी इंसान के लिए अपने आप को नीचा दिखाए। यानी मान लीजिए एक इंसान है जो अपने आप को बहुत हाई पावर या सुपीरियर समझता है, उसके लिए किसी को इन्फीरियर समझ लिया जाए, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते थे और इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए सोसाइटी से उन्होंने बहुत
लड़ाई और बहुत ही जद्दोजहद की, और उनके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी में इक्वालिटी के मैसेज को फैलाया। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, अलग अलग जो डेमोक्रेसीज हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अलग अलग डेमोक्रेसीज में भी इन इक्वालिटी के इश्यूज रहे हैं। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और भी कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, ना कि सिर्फ इंडिया में ही। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को, जो उनके डिसेंडेंट थे, उनको हमेशा इंस्लेव रखा गया। उनको मतलब कि हमेशा क्या कहते हैं, लेबर क्लास समझा गया, बहुत ज़्यादा उनको बुली किया गया, उनको हैरेस किया गया। इस तरीके से उनको कई सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, और इनइक्वालिटी का वो लोग शिकार होते रहे पास्ट से ही। कई इक्वल राइट्स उनको नहीं दिए गए, जैसे द सिविल राइट मूवमेंट इन 1950s टू 1960। सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया 1950 से लेकर 1960 में। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल यानी कि किसी के कलर के बेसिस पे, किसी के स्किन के रंग के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके लिए सिविल राइट मूवमेंट को चलाया गया। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ रोसा पार्क्स के रिफ्यूज़ल से। रोसा पार्क एक वाइट लेडी थी जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। रोसा पार्क एक लेडी थी जिन्होंने वाइट पैसेंजर को सीट देने से रिफ्यूज़ कर दी थी कि वो यहाँ ना बैठे। और फिर दिसंबर 1955 से नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट फैल गया। यानी कि आज भी आपने देखा होगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हमने अपनी हिस्ट्री में जो हायर क्लास की हिस्ट्रीज की बुक है, हमने द वाइट्स द ब्लैक करके हमने कुछ नोट्स पढ़े हुए हैं कि कैसे हम उन्हें द वाइट्स कहते थे या किसी को ब्लैक कहा जाता था। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है, कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि आज भी कितने सारे कॉस्मेटिक्स कंपनियां हैं जो सिर्फ स्किन की रंगत को सुधारने के लिए अलग अलग रंग, मतलब अगर आप थोड़े भी डार्क हैं या आप थोड़ा भी ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन पे आते हैं, या आपकी बॉडी में स्किन में मेलानिन ज़्यादा बनता है, तो आप फटाफट किसी क्रीम को लगाइए और जल्दी से गोरे हो जाइए। यानी कि गोरा होना या सफ़ेद होना ही सोसाइटी में एक अच्छे इंसान की मान्यता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कॉस्मेटिक के ज़रिए, मतलब लोगों के दिमाग में ये सब कुछ बहुत डीपली बैठाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, और इस वजह से आज तक ट्रू इक्वालिटी सोसाइटी में हर इंसान को नहीं मिल पाई है। खैर, ये जो मूवमेंट है सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, ये लेड करता गया और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया कि किसी भी इंसान रेस यानी रंगत के बेसिस पे, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन यानी कि आप किस ओरिजिन के हैं, उन सारे बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और इट ऑल्सो एंडेड इन सेग्रीगेटेड इन स्कूल्स, और स्कूल में भी ये सब चीज़ ख़त्म की गई, क्योंकि वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़ोर शोर से अपनाई जाती थी। और इंश्योर किया गया अफ्रीकन अमेरिकन्स को कि वो और उनके बच्चे स्कूल को अटेंड कर सकते हैं, सेम स्कूल को वाइट चिल्ड्रंस के साथ। ये नहीं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं पहले उन्हें अलग स्कूल जाना पड़ता था, कम फैसिलिटीज़ के साथ, कम चीज़ों के साथ, और जो वाइट स्टूडेंट्स यानी वाइट लोगों के बच्चे हैं जो गोरे दिखते हैं, उनके लिए अलग स्कूल थे जिनमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया गया। इकोनॉमिकल और सोशल डिस्पैरिटीज़ आज भी परसिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में। अफ्रीकन अमेरिकन्स आज भी जो क्या कहते हैं, वो पुअरेस्ट हैं, यानी बहुत कम पैसा है उनके पास यूएस में। जो अंडर फंडेड है, गवर्नमेंट स्कूल अंडर फंडेड गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब बहुत ही लो लेवल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो वाइट स्टूडेंट हैं वो अच्छे बेटर क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिल रही है प्राइवेट स्कूलों में, जो वेल फंडेड है पब्लिक स्कूल्स, उनमें वो पढ़ाई करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या कहता है? अगर हम अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहें और हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लें, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं समझ सकते, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लैंग्वेज बहुत अलग है, क्योंकि वो लिखा गया है लॉयर्स के द्वारा।
तो लॉयर्स ने अपनी ही भाषा में उसको लिखा है। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, जिनको हम लगातार कवर कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आप कह सकें पॉलिटी, तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पढ़ने के काम आती है और बहुत अच्छा एवरेज रखती है क्वेश्चन के मामले में, और हमारी समझ को भी बेहतर करती है। तो हम अपनी इन एनसीईआरटीज़ के ज़रिए धीरे-धीरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बेस बिल्डिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। तो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 को जानते हैं अब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि रोका गया है डिस्क्रिमिनेशन से। किन किन बेसिस के ग्राउंड पे? कि आप रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। स्टेट क्या कर सकता है? वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी भी सिटीज़न को, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी चीज़ पे कोई भी स्टेट किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, और ना ही कोई सिटीज़न किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है इन सारे ग्राउंड पे, कि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है, तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो, तुम्हारी ये कास्ट है, तुम्हारा ये जेंडर है, तो तुम्हें हम अलग करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा आर्टिकल 15 हम सभी लोगों को ये राइट देता है। और कोई डिसेबल है, किसी की लाइबिलिटी है, रेस्ट्रिक्शंस है, और इस तरह की कंडीशन को हम किसी पे नहीं लगा सकते। और हम ये भी नहीं रोक सकते कि आपका इस दुकान में एक्सेस नहीं है, आप किसी पब्लिक रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, हम इन सारी जगह पे जा सकते हैं। कुएं से पानी भर सकते हैं, टैंक से, बाथिंग घाट्स पे भी जा सकते हैं, रोड्स पे भी, पब्लिक प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। और जो रिजॉर्ट्स हैं जिन्हें मेंटेन किया गया होली या पार्शली, जो स्टेट के फंड से मेंटेन की गई हैं, उन सारी जगहों पे भी जा सकते हैं, और जितने भी जनरल और पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे भी हम लोग जा सकते हैं। यानी कोई भी इंसान, हम लोग मतलब कोई भी इंसान, किसी को भी किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आर्टिकल 15 हम सभी को ये राइट देता है कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि किन किन रीजन, हम किसी भी ग्राउंड, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों पे कोई भी हमें अपने बेसिक राइट से दूर नहीं रख सकता, चाहे कोई वो सोसाइटी का पर्सन हो या फिर हमारा स्टेट हो, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी या हमारा गवर्नमेंट हो। इस तरीके के वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और ये राइट हमें दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के द्वारा। अब हम देखते हैं कि क्या-क्या हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में या हमारी डेमोक्रेसी में क्या-क्या चैलेंजेस हैं। कोई भी नेशन जो है वो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे नेशंस में हमेशा कम्युनिटीज़, आप देखेंगे कुछ इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ आपको हमेशा मिलेंगी, जो एक्सपेंड करती हैं डेमोक्रेसी को। और ये आज भी हम लोग इस ग्रेटर इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, और जो भी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उनको हम ख़त्म करने के लिए फाइट कर रहे हैं। ये एक चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी का। इस जो भी जो ये स्ट्रगल है, इसका जो कोर है वो है इक्वल रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पीपल, यानी कि जो लोग हैं उन सभी का इक्वल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन ऑफ देयर डिग्निटी, यानी उनकी जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और किसी भी इंसान को अनफेयरली ट्रीटेड ना किया जा सके। और ये किताब ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करती है कि किस तरीके से इक्वालिटी इफ़ेक्ट करती है हमारी डेली लाइफ को डेमोक्रेटिक इंडिया में, और हाईलाइट करती है उन सारे पॉइंट्स को जो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को आज भी दर्शाते हैं हमारी सोसाइटी में। क्योंकि हम इस किताब के ज़रिए हमने वो सारी चीज़ें देखी कि कहीं कहीं हम पूरी तरीके से इक्वल हैं, जैसे हम वोट देने जाते हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी में आते हैं तो आज भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं कई सारे टर्म्स की वजह से।
जैसा कि हम सब ने पढ़ा कि इक्वालिटी को और डिग्निटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए और उसको ट्रूली अपहेल्ड करने के लिए हमें बहुत प्रोग्रेस की ज़रूरत है। और आज भी इन सारे आइडियल्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी अपनी सोसाइटी में। तो हमने और बेसिक चीज़ें क्या क्या पढ़ी। ग्लॉसरी में हमने ये पढ़ा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो हर इंसान को जो 18 प्लस है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, उसको हर सिटीज़न को ये राइट देता है कि वो इंसान वोट कर सकता है किसी भी इर्रिस्पेक्टिव सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की को नहीं देखा जाएगा। वो उसको ये हक है कि वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, वो वोट कर सकता है। डिग्निटी डिग्निटी क्या होती है? डिग्निटी रिफर करती है थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ और अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि हम और हमारे साथ साथ दूसरा इंसान भी रिस्पेक्ट के लायक है। हम ये ना सोचें कि रिस्पेक्ट सिर्फ हमें मिले, यानी कि जैसे हमें रिस्पेक्ट की ज़रूरत है वैसे सामने किसी दूसरे इंसान को भी सेम रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी जगह से, रिलीजन से, कास्ट से, एजुकेशन से, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल नॉर्म, इकोनॉमिक स्टेटस कहीं से भी बिलोंग करता है, उसको भी इक्वल डिग्निटी का हक है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो लिखा गया है जिसमें बेसिक रूल्स लिखे गए हैं, रेगुलेशंस लिखे गए हैं गवर्नमेंट द्वारा हमारे लोगों के लिए, ताकि हमारा कंट्री इन सारी चीज़ों को फॉलो करे। और हमने पहले भी ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बेसिक इसलिए बनाए जाते हैं किसी भी सोसाइटी में, ताकि हम जितने भी लोग हैं वो एक साथ आराम से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें ना हो। सिविल राइट मूवमेंट एक मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया यूएसए में 1950s में। किस लिए स्टार्ट किया गया था? अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनको उनके कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल यानी कि रेस, रेस यानी कि आपकी स्किन का कलर क्या है, उस बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना, उनको इक्वल राइट्स ना देना और उनको अनफेयरली ट्रीट करना। और सिविल राइट मूवमेंट के द्वारा इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया। तो हम अगर 1 मिनट में अपने सारे चैप्टर को रिकॉल करें तो हम देखेंगे हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में लोगों का पहला की फीचर होता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, लोग किस तरीके से, इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी किस लिए ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, हम कैसे इक्वल होते हुए भी अनइक्वालिटी को फेस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी कैसे अलग अलग लोगों पे, अलग अलग ग्राउंड्स के बेसिस पे, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस आपका जो भी है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटस आपका क्या है, उसके बेसिस पे आपकी एजुकेशन क्या है, और सारी चीज़ों पे किस तरीके के हम डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। आपका रेस क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इन सारी चीज़ों पे हमने जो डिस्क्रिमिनेशन देखा वो सारी चीज़ें देखी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि इक्वालिटी क्या है, आर्टिकल 15 में हमें क्या क्या राइट दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे चैप्टर्स को डीपली समझेंगे और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेस बिल्डिंग करते जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।